हेलो बच्चों, तो फिर से हम नया चैप्टर के साथ आ गए हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो चैप्टर 2 अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें है जोड़े बनाएं। तो पहला है किससे मैचिंग करवाना है। तो सोमनाथ का हो जाएगा गुजरात, पाल वंश का तमिल क्षेत्र, गोपाल लोगों द्वारा चयनित शासक, कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष। उसके बाद मध्य भारत गुर्जर और प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश का शासन था। चलिए अगला, दक्षिण के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे। तो दक्षिण के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे अभी हम लोग पढ़े। पाल वंश कहाँ का था, तो तमिल क्षेत्र से। तो दक्षिण के प्रमुख पल्लव थे, चोल थे, चेर थे, पांड्य थे और चालुक्य। ये दक्षिण के प्रमुख राज्य थे। कौन कौन थे, एक बार ध्यान से सोचना है, आंख बंद करके सोचना है। पहला हो जाएगा चोल, पल्लव, पांड्य और चेर, है ना, और चालुक्य। चोल, चौ से चालुक्य, पौ से पांड्य, पौ से पल्लव, चौ से चेर। ठीक है, ये हो गया पल्लव, पांड्य, चोल चेर, पल्लव, पांड्य, चालुक्य। अगला है, उस समय कौन कौन सी उपाधि धारण करते थे। राजा जो है उस समय कौन कौन सी उपाधि धारण करते थे। राजा जो है, यानी राज्य यहाँ लिखा हुआ, राज्य उस समय महाराजा धीराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती राजा, धर्म महामात्र आदि उपाधियाँ, धर्म महामात्र जैसी उपाधियाँ धारण करते थे। अगला है बिहार, एक बार फिर इसको ध्यान कर लेना है। महाराजा धीराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती राजा, महाराजा धीराज, धर्म महामंत्र आदि उपाधियाँ थी। ये टाइटल था, है ना, एक तरह से उपाधि धारण करते थे राजा। बिहार एवं बंगाल में किन वंशों का शासन था, एकदम ध्यान से पढ़ना है। बिहार एवं बंगाल में पाल वंश, किसका शासन था, पाल वंश। गोपाल पढ़े थे ना ऊपर हम लोग, तो ऊपर में पढ़े थे ना, पाल वंश, गोपाल लोगों द्वारा चयनित शासक, पाल वंश, है ना, पाल वंश, सेन वंश का शासन था। पाल वंश, सेन वंश का शासन बिहार और बंगाल में था। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। फिर से एकदम ध्यान से पढ़ना है। तमिल क्षेत्र में सिंचाई के लिए तालाब, है ना, क्या क्या था, किस तरह की सिंचाई, तो सिंचाई का व्यवस्था तो क्या क्या था, तालाब था, कुआं था, नहर, नहर का निर्माण किया गया। बड़े जलाशयों जहाँ बांध जिसको बोलते हैं, डैम जहाँ पानी जमा करके रखते हैं, जलाशय, है ना, जलाशय, रिजर्वायर जिसको बोलते हैं, बड़े रिजर्वायर, बांधों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, और बांधों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्या हुआ, बांधों का निर्माण हुआ, जिससे खेतों में सिंचाई की व्यवस्था, सिंचित किया जा सके, खेतों को क्या किया जा सके, सिंचित किया जा सके। अब कन्नौज यहाँ तीन शक्ति का संघर्ष चल रहा था। यहाँ तीन शक्ति का संघर्ष चल रहा था कन्नौज में। कौन कौन, कन्नौज, नोज के लिए तीन लोग लड़ रहे हैं, नाक के लिए तीन लोग लड़ रहे हैं ना, कन्नौज, इसमें नोज छुपा हुआ है, कन्नौज, मानो कि नोज लिखा हुआ है, नोज मतलब मान नाक के लिए तीन लोग लड़ रहे हैं, मेरा नाक, कन्नौज। चलो ध्यान से देखना है। कन्नौज में राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। कन्नौज क्या था, राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। कन्नौज क्या था, राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों स्थान पर स्थित था, इसलिए गुर्जर, कौन कौन, गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत का था। गुर्जर प्रतिहार मध्य भारत कहाँ था, गुर्जर प्रतिहार मध्य भारत से संबंधित ये था, है ना। गुर्जर प्रतिहार कौन कौन था, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश बिहार का, राष्ट्रकूट गुजरात साइड से, गुर्जर प्रतिहार सब मध्य भारत से ही रिलेटेड है। तो ये तीनों शक्तियाँ इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। तो कौन कौन था, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट। अब मोहम्मद गजनबी, कौन कौन है, महमूद गजनबी अपने विजय का अभियान क्यों सफल रहा। मोहम्मद गजनबी अपने विजय के अभियान में क्यों सफल रहा है, तो सबसे मुख्य कारण क्या है, मोहम्मद गजनबी के पास संगठित सेना, अगर सेना रहेगा तभी तो युद्ध जीतेगा, और संगठित सेना और राजनीति के साथ क्या है, मोहम्मद गजनबी संगठित सेना और रणनीति है, राजनीति नहीं, रणनीति के साथ आता था। वह क्या आता था, संगठित सेना के साथ आया था और एक अच्छी रणनीति के साथ आया था, युद्ध नीति के साथ आया था।
भारत में उस समय राजनीतिक विखंडन था, एक दूसरे से लोग लड़ रहे थे, एक राजा, छोटे राजा सब छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे और छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहते थे, जिससे वह आसानी से क्या हो सका, विजय हो सका। मोहम्मद गजनवी, बहुत सारे उस समय छोटे छोटे राजा आपस में लड़ रहे थे, एक संगठन नहीं था, एकता की कमी था, राजनीतिक विखंडन था भारत में, जिससे वह आसानी से विजय और वह सफल हो पाया। अगर सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ, तो सामंतवाद का उदय तब हुआ जब बड़े भूस्वामी, ध्यान से सोचिएगा, बड़े भूस्वामी मतलब भूमि का मालिक, भूस्वामी जो भूमि का रक्षा करता था, भूमि को देख रेख करता था, भूमि की जिम्मेदारी लेता था, बड़े भूस्वामी राजा के अधीन होकर अपने क्षेत्र में प्रशासन करते थे, है ना। जैसे आपके गांव में माना एक भूस्वामी होगा, आपके जिला में एक राजा होगा, अब राजा जो कि अधीन में ही भूस्वामी है और भूस्वामी आपके गांव में क्या कर रहा है, राज कर रहा है, अपने क्षेत्र में क्या कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, युद्ध में योगदान देता है। वह राजा के अगर कहीं युद्ध लड़ता है तो इसमें योगदान देता है, कर वसूली करता है, आपके गांव में कर वसूली, उसके बदले उसे भूमि भी मिलती थी, कर अच्छा वसूल के दिया फिर उसे क्या मिलता था, भूमि मिलती थी, जिससे वह और शक्तिशाली होते गया। इस प्रकार से एक व्यवस्था बनी जिसे ही सामंतवाद कहा गया। यही छोटे छोटे लोग जो थे, भूस्वामी थे, ये छोटे छोटे क्षेत्र पर अपना भूमि के केयर टेकर थे, वही शक्तिशाली होते गया, यही सामंत कहलाए और यही व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था था। तत्कालीन मतलब उस समय के राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे भिन्न थी, या सोचिए भिन्न, आज की व्यवस्था कैसी है, आज की व्यवस्था कैसी है, उस समय की व्यवस्था कैसी थी, ध्यान दीजिए। अभी क्या है, लोकतंत्र है, अभी क्या है, लोकतंत्र। तत्कालीन राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था राजा और उसके सामंतों पर केंद्रित थी, उसमें सामंतवादी व्यवस्था था, राजतंत्र था। जबकि आज क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें सत्ता संविधान और कानून के अधीन होती है। अगला है, क्या आज हमारे समाज में सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, दिखाई पड़ते हैं। हाँ, आज भी कई क्षेत्रों में जाति और जमींदारी प्रथा और बड़े बड़े उद्योगपतियों का प्रभाव दिखता है। अपने गांव में भी आप देखते होंगे, बड़े बड़े जमींदार जो होते हैं, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो अपना ही चलाना चाहते हैं, है ना, जाति पाति करते हैं, जमींदारी प्रथा है और उद्योगपति भी अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। यानी पर सामंतवादी एक सोच है जिसमें लोग क्या करते हैं, सामंतवादी सोच को दर्शाते हैं। सामंतवादी एक प्रकार का सोच है जिसमें लोग दूसरे लोगों से अपने आप को बड़ा दिखाने का कोशिश करता है। वो बोलते हैं हम जमींदार हैं, हम ऊंची जाति का हैं, इस तरह की बातें चलती है और ये आज भी दिखाई पड़ती है। चला जाए, मध्यकाल के मंदिर अपनी धन दौलत के लिए प्रसिद्ध थे। भव्यता के आधार पर अपने क्षेत्र के किसी प्रमुख मंदिर की तुलना करें। किस काल की मंदिर की बात हो रही है? मध्यकाल की। मध्यकाल यानी 750 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी तक की बात हो रही है लगभग। तो इसमें क्या है, उस समय अपनी भव्यता के आधार पर बोल रहा, भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। हाँ, उससे बड़ा अच्छा अच्छा मंदिर भी था। यह उत्तर स्थानीय मंदिर पर निर्भर करेगा। एक उदाहरण देख सकते हैं, मध्यकालीन मंदिरों में कोणार्क मंदिर, आप अपने स्थानीय उत्तर दे सकते हैं। उस समय मध्यकाल का बोले तो कोणार्क का सूर्य मंदिर अत्यंत भव्य और समृद्ध था। इसकी तुलना में हमारे क्षेत्र में काली मंदिर छोटा है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रद्धा का केंद्र भी है कि नहीं? आपके गाँव में भी मंदिर होगा, काली मंदिर, बजरंगबली का मंदिर या कोई और मंदिर होगा या गुरुद्वारा होगा, कुछ भी होगा उस टाइप का बात, तो आप उसकी तुलना करके यहाँ पे लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो हम इस पर अच्छी अच्छी वीडियो बना पाएंगे। धन्यवाद।